प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारी जो जर्नी है, आज हम वो शिमला लेकर जाने वाले हैं। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है शिमला। तो आज हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहाँ के एक पोस्टमैन हैं, पैकर हैं और यानी डाक सेवक हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि उनका क्या क्या काम होता है। और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो अभी फ़िलहाल जो है वो एक डाक सेवक हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले मैप से शुरू करते हैं, कहाँ की वो कहानी है और ये किसकी कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। और इसको जैसे ही हम जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, तो ये जो कहानी है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो यहीं की है, हिमाचल प्रदेश की कहानी है। ठीक है बेटा, यहाँ से ये इसका बॉर्डर है इस तरह से, यहाँ से। तो ये हिमाचल प्रदेश की है का एक डाकिया है, उसकी कहानी है। वो अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने काम किया, कैसे वो आगे, उसको एक इनाम भी मिला है, उसको सरकार ने एक इनाम भी दिया है। वो उसके बारे में हमें लास्ट में पता चलेगा, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेसन के बारे में। तो हमारी जो ये कहानी है, जो ये कहानी तो है लेकिन ये एक इंटरव्यू के रूप में है। लेकिन आज मैं आपको अभी सिर्फ आपको वर्बली बताऊंगा, बोलकर बताऊंगा, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। और इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको सिर्फ उसने जो बोला है, जो कंवर सिंह जी हैं उन्होंने जो बोला है उस उनके बारे में ही आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बताया अपने बारे में। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पर्सन जो पूछे गए हैं उनसे इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू को बोलते हैं बेटा साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। तो ये जो उनका लिया गया है इंटरव्यू, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको उन्होंने जो बोला है वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारी कहानी का जो हीरो हैं, कहानी के जो हीरो हैं, उनका नाम है कंवर सिंह। क्या नाम है उनका? कंवर सिंह। और वो हिमाचल प्रदेश के का जो शिमला है, शिमला जिला है, वो एक जिला भी है, यानी वो एक डिस्ट्रिक्ट भी है और साथ में वो कैपिटल भी है, यानी कि वो एक जिला भी है और एक राजधानी भी है राज्य की। तो उसका एक गांव है नेरवा, तो वो वहाँ के रहने वाले हैं और उनकी उम्र जो है वो है 45 साल। 45 कितना होता है? 45 को बोलते हैं 45। ठीक है, फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि उनके उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में कितनी है? 3 तो बेटियां हैं और एक बेटा है। कितनी है? 3 तो बेटी हैं और एक बेटा है। तो उनका एक और बेटा भी था, लेकिन वो क्या हुआ, वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए क्या हुआ, गिर गया था। वो पहाड़ी पर यानी कि हिल पर वो चढ़ रहा था, तो वहां से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो यानी कि टोटल कितने बच्चे थे? पहले पहले 5 बच्चे थे, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो बचे कितने? 4 बच्चे। उनके पास अभी कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो फिर वो बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे मेरा बेटा गिर गया और उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, ऐसा तो नॉर्मली है यहाँ पर तो कभी ना कभी मतलब जल्दी जल्दी होते रहते हैं ये सारे काम। कभी भी किसी की भी न्यूज़ मिल जाती है कि आज वो गिर गया, आज वो गिर गया, उसकी चोट लग गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जैसे अपनी जो जगह होती है वो फ्लैट होती है, जैसे हमारे घर बने होते हैं, जैसे हमारा घर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे घर बना हुआ है, फिर यहाँ पे घर बना हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है? ये भी एक घर बना है इस तरह से। तो ये क्या है? ये फ्लैट है, देखो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे है, समतल है, बिल्कुल प्लेन। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ऊंचा होता है। कैसे? वहाँ पर देखो पहाड़ी है, जैसे पहाड़ी पर ऐसे होता है, तो वहाँ पर जैसे यहाँ से उसको पैदल चढ़ना है। ठीक है, उसको यहाँ से पैदल चढ़ के ऊपर जाना है और यहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं, रोक पड़ी होती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, और उस पर पाँव रख के उनको चढ़ना है ऊपर। और अगर वो गिर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर से गिरते गिरते कहाँ तक आएंगे? नीचे तक आएंगे। और अगर नीचे मान लो उनके सिर में अगर कुछ लग गया, कोई पत्थर लग गया, यानी कि उनका सिर टकरा गया ज़मीन से, तो क्या होगा? सिर फट जाएगा। और आपको पता है कि सिर क्या होता है हमारा? सिर में हमारे क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन से ही पूरा शरीर हमारा कंट्रोल होता है।
ठीक है बेटा। तो जब तक, इसलिए तो कहते हैं ना कि जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन कर चलना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर दिमाग पर चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, तो क्या होगा, आदमी की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हाथ पैर में लग जाएगी तो काम चल सकता है। हाथ, अगर मान लो हाथ में चोट लग गई तो ठीक है, हाथ हाथ काम नहीं करेगा तो आप मतलब कोई भी जिसको ऐसा होगा वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सिर ही खत्म हो गया, सिर में ही चोट लग गई, तो फिर क्या होगा, फिर वो जिंदा नहीं रह सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर घर ऐसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे घर बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर एक घर बनाएंगे, मान लो घर बनाना है उनको इस तरह से। तो इस तरह से ऊंचे नीचे घर होते हैं, अपनी तरह प्लेन नहीं होते। जहाँ पर प्लेन जगह होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो कैसा है, पहाड़ी इलाका है। तो अब वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि घास काटते वक्त, घास यानी कि ग्रास, कि जब हम ग्रास की बात करते हैं, घास काटते हैं, जो हम चारा डालते हैं ना, गाय भैंस यानी कि काऊ बफेलो को जो खिलाते हैं, घोड़ा भी घास खाता है, हॉर्स। तो ये क्या है कि जब हम उनको ये वो काटती हैं, घास काटती हैं, तो क्या होता है कि उनके पाँव फिसल जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे होता है, पहाड़ी तो ऐसे होती है, पहाड़ी तो ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो मान लो वो यहाँ पे खड़ी होकर काट रही है, या यहाँ पे उसका पैर फिसल गया तो वो गिर जाएगी, है ना, तो उसको चोट लग जाएगी इस तरह से। फिर वो कहता है, फिर वो अपने बारे में बताता है कि भाई मेरे जो यानी कि हमारे जो गांव है, मेरा जो गांव है वो कौन सा गांव था उनका, मैंने अभी बताया था, नेरवा गांव था। कौन सा गांव था, नेरवा। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, प्रश्न उत्तर यहाँ से आएंगे, शिमला जिले के नेरवा गांव। तो यहाँ पे कौन सा गांव है, नेरवा गांव। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे गांव में अभी तक क्या है कि वहाँ पर बस नहीं पहुँची है, वहाँ पर बस नहीं जाती है, पैदल चलकर ही जाना पड़ता है, वॉक करके जाना पड़ता है। फिर वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि फिर वो कहते हैं कि हमारा स्कूल जो है, स्कूल जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे वो 5 किलोमीटर दूर है घर से, मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 5 किलोमीटर, तो एक किलोमीटर में कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बेटा। ठीक है, 1000 बेटा, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो एक हमारा जो लीटर होता है, लीटर, 1 लीटर यानी कि आप दूध लाते हैं तो लीटर में लाते हैं ना, जो जैसे दूध लाएंगे, जो लिक्विड में जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं लीटर के अकॉर्डिंग, लीटर की क्वांटिटी में आती हैं। जो जैसे चीनी हो गई, जैसे सॉलिड हो गया, कोई भी मतलब सॉलिड कोई चीज़ है, वो किस में आएंगी, जैसे हमारे पास चीनी है, हमारे पास जैसे दाल है, ये चीज़ें किस में आएंगी, ये चीज़ें आएंगी किलोग्राम में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर सॉलिड चीज़ आएगी, ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड चीज़ डज़न के हिसाब से भी आ जाए, है ना। जैसे कि केले होते हैं तो वो दर्जन के हिसाब से आते हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर। तो इस तरह से उसको लिखेंगे। वैसे ही अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो ग्राम में क्या करेंगे आप, 1000 यानी कि 1000 लिख के, और पीछे ग्राम की बात पूछिए ना तो यहाँ पे आप लिख देंगे ग्राम। ठीक है बेटा, इस तरह से। उसके बाद दूसरा एक और होता है हमारा दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, अंडे हैं जैसे, और जैसे पेन है। दर्जन में कोई भी चीज़ है जिसको आप काउंट करेंगे, उसको तोल के नहीं लाएंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वस्तुएं हो जाएगा, वस्तुएं मतलब थिंग्स, कोई भी, ठीक है बेटा। आगे वो बताता है अपने बच्चों के बारे में। तो वो कहता है कि मेरी जो एक लड़की है वो तो 10th तक पढ़ी है, 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। दूसरी मेरी लड़की है वो 12वीं तक पढ़ी है, यानी कि 12th तक पढ़ी है, यहाँ पे लिखा 12वीं, 12th को 12वीं बोलते हैं, 10वीं को 10th बोलते हैं, इस तरह से। और जो तीसरी लड़की है, वो कहते हैं कि मेरी जो तीसरी लड़की है वो अभी पढ़ रही है, यानी कि ये दोनों तो पढ़ चुकी हैं दोनों, और ये एक तीसरी लड़की ये 12वीं में पढ़ रही है, और जो बेटा है वो कौन सी में पढ़ रहा है, वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। फिर वो बताते हैं कि सबसे पहले मैं भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक था, लेकिन अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर मतलब पैक करने वाला, ठीक है, पैक करने वाला बन गया हूँ, जो डाक को पैक करेगा। अब डाक सेवक के बारे में बताते हैं कि उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। वो बताते हैं कि डाक सेवक क्या करते हैं, चिट्ठियाँ लेकर जाते हैं,
रजिस्ट्री पत्र लेकर जाते हैं, रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं वो लेकर जाते हैं, पार्सल लेकर जाते हैं, बिल, बूढ़ों की पेंशन आदि छोड़ने गांव वो जाते हैं, देने जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे सब चीज़ें बता देता हूँ। चिट्ठियाँ तो होती हैं बेटा, लेटर होता है, ठीक है। और रजिस्ट्रियाँ होती हैं, रजिस्ट्री यानी कि आप किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको बाय पोस्ट, डाक के थ्रू आपके घर में जाती हैं, डाक के माध्यम से, ठीक है। पार्सल में कोई सामान आपने भेजा है वो हो जाएगा, वो आपके वो घर देकर आते हैं। उसके बाद बिल यानी कि कोई बिल भरना है आपको। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे बिल जो होते थे वो डाक के थ्रू जाते थे, ठीक है, डाकिया घर पे देके जाता था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, बूढ़े लोगों की पेंशन। अब पेंशन क्या होती है बेटा? पेंशन होती है कि जो मासिक यानी कि महीने के अकॉर्डिंग क्या है कि सरकार बूढ़े लोगों को देती है। बूढ़े लोग कौन से? जिनकी एज 60 यानी कि 60 साल से ऊपर है, उनको पेंशन दी जाती है। उनको बोला जाता है सीनियर सिटीजन, यानी कि वरिष्ठ नागरिक होने पर उनको पेंशन दी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है और सरकार कहाँ से पैसा देती है? देखो बेटा, अगर हम जैसे सरकार के पास तो अपना पैसा तो है नहीं, वो पैसा कहाँ से लेती है? वो पैसा हमसे ही लेती है। कैसे लेती है? जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें उस चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही हम जो सैलरी हमें मिलती है, जो भी हम कमाई करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम कमाई करते हैं, जो यानी कि सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि आप जैसे अब 5 लाख से ऊपर आप कमाई कर रहे हैं तो क्या होगा? 5 लाख से ऊपर कमाई कर रहे हैं तो आपको क्या करेगा? टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से जो मतलब बढ़ता जाता है ना, जो पैसे, इतनी कमाई आप कर रहे हैं, इनकम आपकी हो रही है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वही टैक्स तो जाता है सरकार के पास। उसी टैक्स से सरकार क्या करती है, फिर वो पुल बनाते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, ये सरकारी काम करते हैं ना। रेलवे, जो भी रेल प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, या फिर वो एटॉमिक एनर्जी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, जो अभी हमने वो भेजा था, मंगलयान भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो जो पैसा होता है वो हमारा ही पैसा होता है, हम ही से वो जाता है, फिर घूमकर वो ऐसे ही फ्लो में चलता रहता है। एक फ्लो चार्ट है ये, यानी कि बार बार वो पैसा सरकार ने हमें दिया, सैलरी दे दी, फिर हमने उसको खर्च किया, फिर वो वापस सरकार के पास पहुंच गया। इस तरह से वो चलता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए दी जाती है, जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हो जाते हैं उनको इसलिए दी जाती है क्योंकि 60 साल के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो कमाने के लायक नहीं रहते हैं। जैसे कि सरकार मानती है कि 60 साल के बाद आदमी इतना स्ट्रोंग नहीं रहता है कि वो काम कर सके, इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है, जिसको बोला जाता है बुढ़ापा पेंशन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको? बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। अब बुढ़ापा पेंशन क्या होती है बेटा? हर स्टेट में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में सेम होती है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो पार्टियां होती हैं, जो सरकार जिनकी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको देती हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि आज के टाइम पे तो क्या हो गया है कि पहले काम ज़्यादा होता था, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि फ़ोन वगैरह हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं सबके पास, और ईमेल जो है सबसे ज़्यादा यूज होने लगा है। मैसेजेस वगैरह यानी कि अपना लेटर वगैरह भेजने के लिए मेल ज़्यादा यूज होने लगे हैं। साथ साथ में आप व्हाट्सएप देखते होंगे, फेसबुक मैसेंजर देखते होंगे, या आप मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, जिसकी वजह से हम क्या है कि अपना संदेश जो मैसेज है वो भेज देते हैं। अब जैसे हम मोबाइल, अभी हमने बात की थी कि बिल भेजे जाते हैं, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है। इस तरह से क्या होता था कि पहले वो बाय पोस्ट आते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब जो है कि सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो हमारा जो बिल है वो भी मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है कि आपका इतना बिल आया है, तो उसको भरना भी ऑनलाइन ही होता है। आप ऑनलाइन अपने भरेंगे किससे? अपने एटीएम से भर देंगे, है ना, या और कोई यूपीआई से भर देंगे। वो आपको नहीं करना है यूपीआई, वो एक आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं यूपीआई अगर पूछना है तो। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पासवर्ड डालना होता है और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, वो बिल भरा जाता है, उसमें एटीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये वो है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, प्यारा भारत है, हमारी जो पोस्ट सर्विस है यानी कि हमारी जो डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी है। ये रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है ये। भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, ये एक रिकॉर्ड है, और सबसे सस्ता भी है, सबसे चीपेस्ट है। कैसे है?
जैसे सबसे सस्ती जैसे आप 5 रुपये में, सिर्फ 5 रुपये में आप किसी भी अपने पूरे देश में, भारत में, हमारे भारत में कहीं पर भी चिट्ठी भेज सकते हैं सिर्फ 5 रुपये में। ठीक है, ये सिर्फ भेजने की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कितने दिन में पहुँचेगी। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी पहुँचानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। वो कैसे पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्पीड पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एक स्पीड पोस्ट सेवा होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पैसे चार्ज देने पड़ते हैं वेट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि 50 ग्राम अगर वेट है, अगर 50 ग्राम उसका वजन है, जो आप चिट्ठी भेज रहे हैं किसी के पास या कोई भी पैकेट भेज रहे हैं, अगर वो 50 रुपये से 50 ग्राम अगर उसका वजन है, या विदिन 50 है, 50 जीरो यानी कि 0 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के बीच में, यानी कि 0 से 50 ग्राम के बीच में अगर उसका वजन है, तो आपको देने पड़ेंगे, अभी के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो करंट में चला हुआ है, आपको 41 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 41 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका अलग अलग चार्ज है। उससे ज़्यादा अगर ग्राम का होगा, उससे ज़्यादा अगर वजन होगा, तो वो वेट होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चार्ज इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि 5 रुपये में आप चिट्ठी भेज सकते हैं और 50 पैसे में तो आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब फिर वो कहते हैं कि फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मुझे अपनी नौकरी ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं पैसे लेकर जाता हूँ तो सिपाहियों का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुँचाता हूँ, तो क्या होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं जो वो खुश हो जाते हैं। तो अब मनी ऑर्डर क्या होता है बेटा? मनी ऑर्डर होता है कि जिससे पैसे निकालते हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारे जवान होते थे, जो हमारे फौजी होते थे, वो क्या करते थे? मनी ऑर्डर भेजते थे। तो मनी ऑर्डर से फिर वो पैसे ले लेते थे, उनके पेरेंट्स अपने घर भेजते थे, तो वो फिर वो पैसे ले लेते थे। ठीक है, उससे पैसे करवा लेते थे बाद में, चेंज करवा के। ठीक है, तो अब क्या है कि फिर वो कहते हैं कि जब मैं क्या लेके जाता हूँ, दूसरा मैं किसी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाता हूँ। अपॉइंटमेंट मतलब कि किसी की जॉब लग गई है, उसके पास लेटर जाता है। अभी तो क्या हो गया है कि सब कुछ मेल पे आता है। अपॉइंटमेंट लेटर, किसी की जॉब लग गई है तो मेल आता है, मेल जीमेल पे, जो भी अकाउंट है उसका जीमेल पे है, याहू पे है, और या कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर उसके ऊपर उसका मेल आता है तो डायरेक्ट उसके पास ही आता है। किसी को देखने की, किसी को मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि टाइम से न पहुंच पाए, है ना। कई बार पहले क्या होता था कि जैसे कि चिट्ठी से ही आता था अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि नियुक्ति पत्र। तो क्या होता था कि कई बार क्या होता था कि उसकी डेट चली जाती थी, उसको ज्वाइन करना है, उसको जाके ज्वाइन करना है, उसको जाके रिपोर्ट करना है, लेकिन वो उसको मिला ही नहीं है लेटर, तो वो बेचारा रह जाता था। इस वजह से बहुत बार हुआ था, ऐसे होता रहा है। और जहाँ पे अभी नहीं है स्पीड, यानी कि अभी तो सब कुछ हो ही गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फ़ोन सबके पास हो गए हैं, जीमेल अपने अकाउंट सबके पास है, तो डायरेक्ट उसी के पास आ जाता है वो। तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि कई बार तो क्या होता है कि 6-6 महीने में पेंशन देकर आता हूँ। फिर वो बताते हैं कि मैंने जो अपना काम शुरू किया था, सबसे पहले जब मैंने इस काम शुरू किया था, तो मैंने लाहौल स्पीति का एक गांव है कीबर गांव, वहाँ पर मैंने 3 साल नौकरी की थी। और जो कीबर जो गांव है, वो गांव, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेटा, ज़िले का, और ये गांव का नाम है। तो ये जो कीबर गांव है ना, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है, यानी कि हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई पर है ये गांव। तो अगर ऊंचाई पे होगा तो इसका मतलब ठंडा भी होगा, है ना। तो अब इसमें तो वो कहता है कि मैंने 3 साल तो यहाँ पे जॉब की, 3 साल तो किब्बर में किया। उसके बाद फिर मैंने 5 साल इसी ज़िले के काजा में काम किया। उसके बाद किन्नौर भी एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, 5 साल वहाँ पे नौकरी की। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस गांव में क्या है कि टेलीफोन भी नहीं होते थे, तो इसलिए क्या करना पड़ता था, तो इसलिए क्या करते थे कि सभी रिस्पेक्ट करते थे कि बड़ी मुश्किल से वो लेकर डाकिया है जो, या डाक सेवक जो है वो हमारी डाक पहुंचा रहा है, जबकि फ़ोन भी नहीं है उस टाइम, मेल भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता था इतना खास, इतना होता था लेकिन ज़्यादा नहीं होता था इतना जो अभी हो गया है। अब तो सभी के पास इंटरनेट हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर वो बताते हैं कि जब वो
क्या करते थे कि ये जो, फिर वो अपने दो जिलों के बारे में बताते हैं हिमाचल प्रदेश के। वो कहते हैं कि जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जो ज़िले हैं, दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के, वो बहुत ठंडे हैं। तो इनमें ठंडे कैसे हैं? अब देखो, जैसे नॉर्मल हमारा जो है, जैसे हम आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, या जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की तरफ आते हैं, तो यानी कि मार्च में ही गर्मी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इन दो जिलों में, इन दो जिले हैं, इनमें अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता रहता है। तो फिर क्या होता है कि उससे हमें क्या करना पड़ता है, ठंड से बचाना पड़ता है हाथ पैरों को। क्यों? अगर ठंड लगेगी तो क्या हो जाएगा, स्नो बाइट हो जाएगा, और जिससे पैर ब्लू ब्लू हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, और गैंग्रीन होकर फिर उससे बन जाएगी गैंग्रीन। और गैंग्रीन से क्या होता है कि पैर है जो सूख जाएंगे। सूख कर क्या होगा, अब वो जैसे हड्डियां हैं ना, बिल्कुल हड्डियां सूख जाएंगी हाथों की, पैरों की, और फिर वो बिल्कुल टूट के जैसे ऐसी गिर जाएंगी, जैसे कि वो बिल्कुल कोई लकड़ी है, इस तरह से। तो फिर वो बताते हैं कि आगे वो कहते हैं कि इसमें कोई प्रमोशन भी होता है या नहीं, वो प्रमोशन के बारे में बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, पैकर के बाद डाकिया बनता है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में होता है कि आपको, जैसे कि कोई भी विभाग है, उसमें अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और या दूसरा जैसे कि एक पोस्ट पे आप लग गए, उसके बाद उससे बड़ी वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है। उसके बाद फिर आप बड़ी क्लास में जाएंगे, जैसे कि जैसे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप, क्या होता है, जैसे आप जैसे जैसे आपकी जो नौकरी है, उसके टाइम पीरियड उसका बढ़ता जाता है। मान लो 10 साल हो गए आपको उसी पोस्ट पे काम करते हुए। मान लो कोई क्लर्क लग गया, तो या डाकिया लग गया, तो डाकिया लगने के बाद क्या होगा, फिर वो धीरे 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 डाकिया करेगा, या तो वो एग्ज़ाम दे देगा तो जल्दी से बन जाएगा, आगे क्लर्क बन जाएगा, या पोस्टल असिस्टेंट बन जाएगा जल्दी से। वरना फिर क्या होगा, वरना उसको टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको प्रमोशन होने में, 10 साल भी लग जाएंगे, 15 साल भी लग जाएंगे। इस तरह से अपनी अपनी डिपार्टमेंट का अपना अपना तरीका होता है, उसी तरीके से वो काम करते हैं, वो उनका एक फिक्स होता है। हाँ, चेंजिंग होते रहते हैं, चेंज होता रहता है, कभी 10 साल में, कोई 12 साल में, या कोई तो 3 साल में भी प्रमोट हो सकता है, आगे उसको प्रमोशन मिल सकती है, बड़ी पोस्ट पर वो जा सकता है। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि इसमें जो होता है कि देखो, काम जो होता है, काम जो डाकिया होता है, पैकर होता है, उनका काम ज़्यादा होता है। लेकिन जो बाबू होते हैं, बाबू किसको बोलते हैं, बाबू बोलते हैं क्लर्क को। क्लर्क जो होते हैं उनको बोलते हैं बाबू, क्लर्क। तो जब हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट है, उसमें जब नई भर्ती आती है, जब नए किसी को नौकरी पर लगाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक पोस्टल असिस्टेंट के नाम से वो निकालते हैं पोस्ट, PA और SA, दो पोस्ट होती हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दो पोस्टें होती हैं। इसके थ्रू वे क्या करते हैं, क्लर्क की भर्ती करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कोई खास मेरे साथ क्या हुआ था, कि जब मैं एक बार, अब ये बताते हैं कि मेरे साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था। तो अब उस एक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे। वो बताते हैं कि 1998 की बात है, 1998 की बात है, 29 जनवरी। अब 29 जनवरी की बात है, तो वो बताते हैं कि रात को तकरीबन 10:30 बजे हुए थे। 10:30 मतलब 10:30, 10:30 हुई हुई थी। तो कोई आता है दरवाजे पर, और वो कहाँ पर है फिलहाल, वो शिमला में है। शिमला का जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर वो हैं, कौन, कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी वहाँ पर हैं, यहाँ पे पोस्टिंग है उनकी। और फिर वो क्या है कि ये बात है 1998 की, 29 जनवरी की, रात के 10:30 बजे हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग अंदर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो उस कंवर सिंह जी पूछते हैं कौन हो, क्या काम है। वो कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको मारने लग जाते हैं। फिर कोई भारी सी चीज़ उनके सिर पर मार देते हैं, और उनका सिर फट जाता है। सिर फट जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनका बेटा जो था, उनका जो बेटा था 17 साल का था, वो उसके साथ ही रहता था। तो उसने चिल्लाने की जब आवाज़ सुनी, अब देखो कंवर सिंह जी को सिर में चोट लग गई, तो सिर में चोट लग गई तो इसका मतलब वो ज़ोर से चीखे भी होंगे, क्योंकि उनके सिर पर बहुत ज़ोर से कुछ भारी सी चीज़ मारी उन्होंने सिर में। तो क्या हुआ, सिर फट गया उनका। तो आवाज़ सुनकर उनका बेटा आ जाता है वहाँ पर। अब बेटा आ जाता है तो फिर क्या करता है
वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको अस्पताल पहुँचाते हैं, किसको, कंवर सिंह जी को। उसके बाद उनके सिर में बहुत टाँके आते हैं और उसके बाद उनके साथ एक बुरा होता है, बहुत बुरा होता है कि उनको उनकी एक आँख से दिखना बंद हो जाता है, उनकी आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये हम बात कर रहे हैं उनके बारे में, या ये हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो अब उनको सिर्फ एक ही आंख से दिखाई देता है बेटा। एक आंख सिर में चोट लगने की वजह से खराब हो गई है। ठीक है, ये उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर क्या किया, सरकार ने उनको इतना बड़ा बहादुरी दिखाने के लिए, ब्रेवरी दिखाने के लिए उनको क्या किया गया, बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया। उनको कहा गया कि आप बेस्ट पोस्टमैन हैं। और उनको 2004 में, अब देखो घटना हुई 1998 में, ठीक है, और उनको इनाम कब मिल रहा है, 2004 में, यानी कि 6 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उनको इनाम मिल रहा है। उनको कह रहे हैं कि आप बेस्ट पोस्टमैन हैं, ठीक है। और उनको क्या कर रहे हैं, क्या क्या दिया उनके साथ, 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ठीक है। प्रशस्ति पत्र होता है बेटा एक मेडल जैसा तो होता है, वो उनको दिया गया। और वो कहते हैं कि मैं मेरी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और ये इंटरव्यू जो लिया है वो लिया है प्रीतमा शर्मा जी ने, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है, ये मैंने ब्रीफ में बताया है, थोड़ा थोड़ा बताया है। अब आगे अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे इसके फुल हर वर्ड मीनिंग की, हर चीज़ को हम एक तरीके से समझेंगे। और साथ में हम पिक्चर वगैरह का यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे शिमला का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।